कुछ साल पहले की बात। तिलक नगर गांव में कुछ मध्यम वर्गीय परिवार रहते थे। इस गांव के एक निवासी का नाम था श्रीनाथ। करीब 5 साल पहले मिराट मैदान में अग्रवाल क्लॉथ फैक्ट्री में काम करते समय एक दुर्घटना में श्रीनाथ की मौत हो जाती है। तिलक नगर गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में श्रीनाथ की बूढ़ी माँ, पत्नी अमृता और उनकी इकलौती बेटी विनीता रहती थी। अमृता चाहती थी कि उनकी बेटी अच्छी तरह से पढ़ाई करे और अपने पैरों पर खड़ी हो, इसलिए वह विनीता के पढ़ाई पर अच्छे से नजर रखती। विनीता स्थानीय विनोद बिहारी स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। प्रतिदिन सुबह वह स्कूल के लिए पैदल ही निकल जाती। अमृता अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर कितनी भी उत्साहित क्यों न हो, लेकिन श्रीनाथ की बूढ़ी माँ को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वह अमृता को कहती, बिन बाप के अभाव की घर में बेटी की पढ़ाई को लेकर इतनी अतिरंजना करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई के बदले उसे घर का काम सिखाओ। थोड़ी बड़ी होने पर एक लड़का देख के उसकी शादी करवा देना। बिना जवाब देते हुए अमृता चुपचाप खड़ी थी। अभाव के परिवार में कोई भी पैसा कमाने वाला नहीं था। श्रीनाथ की मृत्यु के बाद कंपनी मुआवजे के रूप में कुछ पैसे दिए थे। उस पैसों से हर महीने जो ब्याज मिलता था, उसी से किसी तरह से अमृता घर चलाती। पहले से ही बहुत कठिनाई के साथ घर का खर्चा चल रहा था, ऊपर से और एक मुसीबत आ गया। अचानक से अमृता बहुत बीमार पड़ गई। दिन भर बिस्तर पे लेटी रही। बिस्तर से उठने की क्षमता भी नहीं थी। श्रीनाथ की माँ शहर से एक जाने माने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बाबू, मेरी बहू कैसी है? बीमारी गंभीर है क्या? ठीक होने में कितना समय लगेगा उसे? बीमारी बहुत ही सीरियस है, वहाँ कभी ठीक नहीं हो पाएगी। यहाँ एक जानलेवा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आई एम सॉरी। यह कहकर डॉक्टर चले गए और ये सब सुनने के बाद बूढ़ी माँ चुपचाप खड़ी रही। इस बीमारी के इलाज की खर्चा बहुत महंगी थी। यदि इलाज किया जाता है तो भी बचने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इलाज बंद हो गया। अब बस इंतजार है मौत का। अमृता अपनी मौत और अपनी बेटी विनीता के भविष्य के बारे में सोच सोचकर अंदर से और भी टूट गई। बेटा, अब अपने पैरों को जमीन के ऊपर खुद के बल पर रखने का समय आ गया है। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा, बहुत दूर जाना होगा तुम्हें और एक वास्तविक इंसान बनना होगा। तुम्हें बनना ही होगा बेटा, नहीं तो मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलेगी। विनीता के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकली, बस वह चुपचाप खड़ी थी। चरम स्थिति में वह अपनी माँ का अंतिम इच्छा को ध्यान से सुन रही थी और ऐसे परिस्थिति में टूटते टूटते कैसे सीधे खड़े होना चाहिए, यही सीखने की कोशिश कर रही थी। इसलिए छोटी सी विनीता ने स्कूल जाना बंद नहीं किया। अपने मन में सारे दुख को रख के स्कूल की ओर चल पड़ी। बस कुछ ही दिनों के बाद दोपहर के समय जब विनीता स्कूल में थी, तब अमृता ने जीने की शक्ति खो दी। अमृता अनंत नींद में बिस्तर पर पड़ी थी। बूढ़ी सास धीरे धीरे अमृता के पास आई और अपना हाथ उसके शरीर पर रखते ही उसे महसूस हुआ कि अमृता मर चुकी है। उसने सारी माया त्याग कर इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। अचानक बूढ़ी माँ ने देखा कि एक कागज और पेन अमृता के ऊपर पड़ा है। तो क्या अमृता ने अपनी आखिरी इच्छा इस कागज पर लिख कर गई है? यह सोचकर बूढ़ी माँ ने उस कागज को उठाया और शुरू से अंत तक उस चिट्ठी को बहुत ध्यान से पढ़ने लगी और पढ़ने के बाद कुछ सोचा। फिर उस चिट्ठी को लेकर कमरे से निकल गई। अमृता के मौत के बाद 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन विनीता स्कूल जाना बंद नहीं किया। अब वह 12वीं कक्षा में पढ़ती है। मेधावी विनीता जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रही है।
वह डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन इन सब में उसकी दादी की कोई उत्साह नहीं थी। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने विनीता को साफ साफ कह दिया था कि उसे अपनी शिक्षा के लिए अब कोई भुगतान नहीं मिलेगी, उसे स्कूल जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन विनीता अपने लक्ष्य से नहीं हटी। वह गांव के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी शिक्षा की भुगतान कर रही है। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। विनीता ने जॉइंट एंट्रेंस और 12वीं कक्षा की परीक्षा दोनों ही दे चुकी है। जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है, पर आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के रिजल्ट आए हैं और विनीता ने बहुत अच्छा किया है। स्कूल में फर्स्ट आई है, इसलिए आज वह बहुत खुश होकर घर लौट रही है। उस समय गांव के मधु घटक और उनका चामचा मदन सड़क के किनारे खड़े थे। उसका काम था विवाह के लिए लड़का लड़की ढूंढना। कई गांव में साधारण लड़की को मोटी कमीशन के बदले अज्ञात अमीर व्यक्तियों को सौंप दिया है और आज तक उन सब गांव के लड़कियां वापस नहीं आई। अरे ये श्रीनाथ का बेटी है ना? बड़ी हो गई है, अभी जाल बिछाने की सही समय आ गया है। प्रणाम माँ जी, कैसे है आप? पहचाना मुझे? मैं माधु। अगले दिन सुबह मधु घटक एक विकलांग व्यक्ति को लेकर हाजिर हुए। याद है माँ जी, कुछ साल पहले आपने मुझे कहा था ना कि श्रीनाथ की बेटी जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब उसके लिए एक अच्छा लड़का खोजने के लिए मैं सही समय पर आया हूँ ना? क्या कहते हो? अरे लड़का कैसा है, पहले वो तो बताओ। लड़के को लेकर कोई बात ही नहीं होगी, एकदम हीरे का टुकड़ा है, आराम में सोने का कारोबार करता है, करोड़ों रुपए कमाते हैं। आपके पति को सोने से भार देगा। बचपन में वो लड़का एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर खा दिया और उम्र थोड़ा ज्यादा होगा, बाकी सब कुछ सोने पे सुहागा है। बुढ़िया, इस लड़के को हाथ से जाने मत दीजिए। सब कुछ तो सुना, अब लड़के को बुलाओ जरा, एक बार बात करके देखती हूँ। आप एक बार इधर आइए सेठ जी। कच्चे पक्के बाल और दाढ़ी के साथ एक अधेड़ उम्र के विकलांग आदमी क्रच के सहारे धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगा। वह आदमी सामने आते ही बूढ़ी माँ उन्हें अच्छे से देखा और कहा, देखो बेटा, शादी में दहेज देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें दहेज नहीं दे पाऊंगी, हम बहुत गरीब हैं। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पति को दुल्हन जैसे सजा कर उठा के ले जाऊंगा और आपको भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं सब इंतजाम कर दूंगा, आप निश्चित रहिए। ठीक है, मुझे कुछ दिनों के वक्त चाहिए, फिर मैं देखती हूँ। मैं कह रहा था कि एक बार लड़की को दिखा देते तो अच्छा होता। अरे मुझे तो मैनेज करने दो। फिर बुढ़िया विनीता को समझाने लगी और शादी के लिए मनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विनीता उनकी बातें सुनकर गुस्से से घर से बाहर चली गई। तब बुढ़िया क्रोधित होकर अलमारी के ऊपर से अमृता द्वारा लिखी गई वह चिट्ठी निकाली और उस चिट्ठी को बीच से फाड़ दिया। फिर चिट्ठी का एक टुकड़ा अलमारी के ऊपर रखा। विनीता गुस्से में बरिंदे पर खड़ी थी। तब वह बुढ़िया आकर उसे आधा खत दिया और कहा, यह तेरी माँ का खत है। फिर विनीता वह खत पढ़ने लगी। मेरी प्यारी बेटी, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लड़की चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, हमारा समाज उसकी प्रतिभा को महत्व नहीं देता है।
खासकर गांव में जितनी जल्दी हो सके एक अच्छे पैसे वाले लड़के के साथ विवाह करा के माता पिता सोचते हैं कि सिर से बोझ उतर गया है। यही समाज का अलिखित नियम है और तुम भी इसे स्वीकार कर लो। और तुम भी इसे स्वीकार कर लो। विनीता दुखी होकर कमरे में चली गई और वह बुढ़िया खड़े खड़े देखने लगी। उदास विनीता घर में बैठकर रोने लगी क्योंकि उसकी माँ की शिक्षा आदर्श कुछ भी उस चिट्ठी के साथ नहीं मिल रही थी। अभिमन्यु विनीता कहने लगी, माँ, अंत में तुम भी मुझे ये सब कुछ मानने के लिए कहा। एक दिन तुम्ही ने मुझे सपने देखना सिखाया। ठीक है माँ, जैसा दादी माँ कहती है वैसा ही होगा। मैं अब पढ़ाई नहीं करूँगी। अब तुम खुश हो ना माँ? बहुत बहुत खुश। बाहर से यह सब सुनकर वह बुढ़िया बहुत खुश हो गई। ठीक उसी समय आसमान काले बादलों से ढक गया और तूफान उठ गया। इसलिए वह कमरे में चली गई। तभी घर के अंदर एक हवा का झोंका आया और उस हवा में अलमारी के ऊपर से बाकी आधा खत दोनों के सामने गिरा। यह देखकर दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। बुद्धिमती विनीता उस खत के 2 टुकड़ों को एक किया। फिर वह समझ गई कि पिछला खत आधा था जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लड़की चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, हमारा समाज उसकी प्रतिभा को महत्व नहीं देता है। खासकर गांव में जितनी जल्दी हो सके एक अच्छे पैसे वाले लड़के के साथ विवाह करा के माता पिता सोचते हैं कि सिर से बोझ उतर गया है। यही समाज का अलिखित नियम है और तुम भी यह सब स्वीकार कर लो। यह मैं नहीं चाहती बेटा, यह मैं कभी नहीं चाहती बेटा। जो लड़कियां साहसी और प्रतिवादी नहीं होते, केवल वह लोग चुपचाप हार मान लेते हैं और इस पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में खो जाते हैं। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की आग है, इसलिए तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। तुम जरूर जीतोगे, कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। तुम्हारी माँ। पूरा खत पढ़ने के बाद अब विनीता के सामने सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया। दादी माँ के धोखे से उसकी सभी सपने चकनाचूर होने वाली थी, लेकिन इस घटना के बाद विनीता को और भी ज्यादा ताकत मिली। दादी माँ! उस दिन विनीता की अंदर की आग ने समाज की उत्पीड़ित सोच विचार को जलाकर राख कर दिया और उस बिखरी हुई आग दूर दूर तक फैल गई, जिससे कई भयभीत लड़कियों को ताकत मिली जागने का, प्रतिवाद करने का। दोस्तों, यह दिल छू लेने वाली कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और आगे हमारे चैनल पर ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए पास में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।